After discussing the concept of mutual funds, now we will come to some accounting related to mutual funds. तो पहला हमारा जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके बारे में हम समझ रहे हैं वो है म्यूचुअल फंड्स, और वहाँ पर किस तरह की अकाउंटिंग होती है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, और कैसे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की जाती है। इसमें मेन एक आस्पेक्ट है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, क्योंकि म्यूचुअल फंड का काम होता है कि लोगों से थोड़ा थोड़ा पैसा इकट्ठा करके उसको आगे इन्वेस्ट करना। तो ये जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यूचुअल फंड, उसकी अकाउंटिंग कैसे होती है। सो टू क्वेश्चंस वी आर गोइंग टू टेक नाउ रिलेटेड टू इन्वेस्टमेंट बाय द म्यूचुअल फंड, राइट। तो बिफोर वी गो ऑन टू दैट, उसके कुछ बेसिक हमें समझने हैं कि सपोज़ कोई भी म्यूचुअल फंड है जो इन्वेस्टमेंट ख़रीदता है, मतलब इन्वेस्ट करता है पैसा जो उसने इकट्ठा किया है कहीं पर इन्वेस्ट करता है। तो अब जहाँ पर इन्वेस्ट किया है, सपोज़ शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, तो वो शेयर्स की वैल्यू घटती और बढ़ती रहती है। कभी शेयर की वैल्यू इंक्रीज़ हो जाती है, कभी डिक्रीज़ हो जाती है। तो वो अपने अकाउंट्स में उसको कैसे दिखाता है, हाउ द म्यूचुअल फंड शोज़ दैट। एक बार तो आपने दिखा दिया कि आपने इन्वेस्ट किया, इतना पैसा आपने खर्च कर दिया। जो हमने शुरू में इन्वेस्टमेंट की, सपोज़ आपने 10 रुपये का एक शेयर ख़रीदा, तो आप दिखा देंगे कि 10 रुपीज़ हैज़ बीन इन्वेस्टेड, हमारी इन्वेस्टमेंट 10 रुपये की है। अब अगर 1 महीने बाद या 6 महीने बाद वो 10 की जगह अब वो 12 रुपये का हो जाता है शेयर, या 10 की जगह वो 8 का हो जाता है, तो हम क्या चेंज करेंगे अपनी बुक्स में, right? So for that we have to take care of two things. One is appreciation in investment and second is depreciation in investment. तो अगर बढ़ोतरी होती है उसकी कीमत में, उसको हम appreciation बोलते हैं। तो इसी एग्जाम्पल में अगर 10 का शेयर 12 का हो गया तो 2 रुपये की appreciation हो गई, और अगर 10 का शेयर 8 रुपये का हो गया तो 2 रुपये की depreciation हो गई। तो इन दोनों की ही अकाउंटिंग अलग अलग होगी, राइट। कैसे अलग होगी, वी कैन सी द एंट्रीज हियर। एक जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वैसे म्यूचुअल फंड का रेवेन्यू अकाउंट होता है। तो रेवेन्यू अकाउंट में सभी इनकम्स भी हम दिखाते हैं और सभी एक्सपेंडिचर्स और लॉसेस भी दिखाते हैं। सो इनकम्स एंड गेन्स वी शो एंड द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इन द रेवेन्यू अकाउंट ऑफ द म्यूचुअल फंड, ठीक है। तो पहली जो एंट्री हमने की है, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये किसके लिए है, प्रोविजन है। अभी फाइनल हो सकता है बाद में वैल्यू बढ़ भी जाए, तो प्रोविजन का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल फॉलो करते हैं कि हम पहले से ही तैयार रहना चाहते हैं कि जो ये 10 रुपये का हमने शेयर खरीदा है, अब ये 8 का हो गया है, तो 2 रुपये का लॉस हमें नज़र आ रहा है उसमें। हो सकता है कि वो लॉस हो या ना हो, जब हम उसको बेचेंगे फाइनली एसेट को, वो तो तब पता चलता है। जब इस शेयर को जब हम बेचेंगे, उस डेट को उसकी क्या कीमत होगी वो तय करेगा कि हमें प्रॉफिट हुआ या लॉस। लेकिन अभी हमें एक पहला हिंट मिल गया है, हमें एक इशारा मिल गया है कि हाँ इसमें कीमत में कमी आ रही है, तो उसके लिए हमें तैयार रहना है। तो वी विल मेक अ प्रोविजन ऑफ 2 रुपीज़, राइट। तो यहाँ पे पहली जो हम एंट्री करेंगे, रेवेन्यू अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। प्रोविजन मतलब हम इस एक एंटिसिपेशन के साथ हम पहले से प्रिडिक्शन कर रहे हैं कि हो सकता है कि इसमें कमी आ जाए इसकी वैल्यू में, तो हमें नुकसान हो सकता है, उसके लिए हम प्रोविजन बना रहे हैं, राइट। सो वी विल मेक अ प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। और जब हम उस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू दिखाएंगे अपनी बैलेंस शीट में, तो उसमें से भी हम उस वैल्यू को माइनस करेंगे। तो 10 रुपये का शेयर -2 करके हम उसको 8 रुपये पे दिखाएंगे व्हेन वी विल शो दिस इन द बैलेंस शीट, ठीक है। तो ये तो बात हो गई डेप्रिसिएशन की। अगर डेप्रिसिएशन की जगह एप्रिसिएशन हो, मतलब वो 10 की जगह 12 का हो जाए शेयर, तो हम क्या करेंगे। अभी तो वो फाइनली तो हमने सेल नहीं की उसकी, तो अभी पूरा वो 2 रुपये अभी हमें प्रॉफिट नज़र आ रहा है, लेकिन जिस डेट को हम बेचेंगे उस डेट को हमें वो प्रॉफिट मिलेगा या नहीं वो तो हमें नहीं पता। और साथ में ये जो 2 रुपये आप दिखा रहे हो, क्या हम इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, अभी तो ये अनरियलाइज्ड है। रियलाइज़ कब होगा, जब हम उसे बेचेंगे शेयर को। तो अब ये अनरियलाइज्ड है तो हम उसे डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते किसी को, तो इसीलिए इसको हम रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं, इसको हम अपना इनकम नहीं मानते इस तरह की एप्रिसिएशन को, जब तक कि हम उसको बेच नहीं देते। तो बेचे जाने पर जो आपको गेन होगा उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में शो करेंगे। जो अभी तक हमने होल्ड किया हुआ है उस इन्वेस्टमेंट को, उस पर अगर कोई राइज होता है, उसकी वैल्यू में अगर कोई एप्रिसिएशन या राइज होता है, तो उसको हम अभी इनकम नहीं मानेंगे, राइट। तो इसको हम कैसे शो करेंगे, वो सेकेंड है आपका
इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट मतलब आपकी इन्वेस्टमेंट इंक्रीज हुई है 2 रुपये से, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को हमने डेबिट किया है टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन मतलब एप्रिसिएशन तो हुआ है लेकिन ये अनरियलाइज्ड है क्योंकि अभी तक द इन्वेस्टमेंट इज नॉट सोल्ड, तो जब तक बेचेंगे नहीं तब तक हम इसको डिस्ट्रीब्यूट भी नहीं कर सकते और हम पूरी तरह से नहीं कह सकते कि ये हमें गेन उस वक्त होगा या नहीं जो हमें अभी नज़र आ रहा है, राइट, बिकॉज वैल्यू घटती बढ़ती रहती है इन्वेस्टमेंट की, इसलिए हम इसे अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन एक रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं जस्ट टू शो। देखिए हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो हमें शो करना है, जो रीडर है जो भी इनको देखेगा रिपोर्ट्स को, उसको ये समझ आना चाहिए कि क्या हो रहा है। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू राइज हो रही है लेकिन अभी बेची नहीं गई है इन्वेस्टमेंट, तो उसमें आपको सिर्फ एक अंदाज़ा मिल रहा है कि इसकी वैल्यू राइज हो रही है, तो हो सकता है कि जब हम इसको फाइनली बेचें तो वो प्रॉफिट पे बिके, तो जस्ट टू गिव एन आइडिया टू दी इन्वेस्टर्स, ठीक है। तो और इसमें हम जो है रेवेन्यू अकाउंट में नहीं दिखाएंगे इस इनकम को क्योंकि अभी हमने रियलाइज़ नहीं किया है इस इनकम को, और ना ही ये आपकी बैलेंस शीट में शो की जाएगी। फाइन, सो दिस एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आर शोन सेपरेटली फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब आपने ऐसे नहीं करना कि एक शेयर पे तो 2 रुपये का गेन हो रहा है, दूसरे शेयर पे 2 रुपये का लॉस हो रहा है दूसरी कंपनी के, तो हम कहते हैं कि ना तो प्रॉफिट है ना लॉस है, तो ये नेट रिजल्ट नहीं करना है। यहाँ पे जो है जैसा है उसको वैसे ही शो करना है, इसका मीनिंग ये है जो हमने यहाँ लिखा है, एप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन आर शोन सेपरेटली। जितनी भी तरह की आपकी इन्वेस्टमेंट है उन पे सब पे अलग अलग दिखाओगे, उसका नेट रिजल्ट करके नहीं दिखाओगे कि हाँ 3 में तो प्रॉफिट हो रहा है, 1 में लॉस हो रहा है, तो वो लॉस वाला उसमें से माइनस कर दिया तो नेट रिजल्ट दिखा दिया कि प्रॉफिट है, वैसे नहीं करना। यहाँ पे नेटिंग नहीं करना, नेट रिजल्ट नहीं शो करना, वी हैव टू शो सेपरेटली फॉर ऑल द इन्वेस्टमेंट्स, ठीक है। तो इसको हम एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। सपोज यहाँ पर एक इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो ऑफ अ म्यूचुअल फंड स्कीम इंक्लूड्स 10,000 शेयर्स ऑफ X Limited and 8,000 shares of Y Limited acquired on 31st October 2009. The cost of X Limited shares is ₹40 while that of Y Limited shares is ₹60. The market values of these shares at the end of 2009-10, जब हम बुक्स को क्लोज करेंगे तो म्यूचुअल फंड की बुक्स भी 31 मार्च को क्लोज होती हैं, वर ₹38 and 64 रिस्पेक्टिवली। शो इम्पॉर्टेंट अकाउंटिंग एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फंड इन द अकाउंटिंग ईयर 2009-10, ठीक है। तो पहले आप देखिए जिस डेट को हमने खरीदा है इनको, दिस इज द फर्स्ट डेट October 1, 2009। कोई भी हम इन्वेस्टमेंट खरीदते हैं तो क्या एंट्री करते हैं, इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक, वही एंट्री हमने की है। यहाँ पे 2 इन्वेस्टमेंट खरीदी है, इन्वेस्टमेंट इन एक्स लिमिटेड शेयर्स, एक शेयर है एक्स लिमिटेड का 40 रुपये का, आपने उसके कितने शेयर्स खरीदे हैं 10,000, तो ये 4 लाख के हो गए। और वाई लिमिटेड के शेयर्स खरीदे हैं, वहाँ पर एक शेयर है 60 रुपये का और 8,000 शेयर खरीदे हैं, तो ये 4,80,000 के हो गए, राइट। सो दिस इज हाउ यू विल मेक द फर्स्ट एंट्री फॉर मेकिंग द इन्वेस्टमेंट टू बैंक अकाउंट। कितना खर्चा किया म्यूचुअल फंड ने, 8,80,000 की इन्वेस्टमेंट की है। अब 31 मार्च को जब बुक्स क्लोज करनी है, उस डेट को जो एक्स लिमिटेड का शेयर 40 रुपये का था वो कितने पे नज़र आ रहा है, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है 38 रुपये, ठीक है। तो 38 रुपये उसकी मार्केट वैल्यू है, और यहाँ पर जो दूसरा शेयर था वाई लिमिटेड का वो 60 में खरीदा था, उसकी मार्केट वैल्यू है 64 रुपीज़। तो एक की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है, दूसरे की वैल्यू में डिक्रीज हुआ है। तो जिसमें डिक्रीज हुआ है, जहाँ पर डेप्रिसिएशन हुई है, उसे तो हमें अपना लॉस मानना है और उसको प्रोविज़न क्रिएट करना है, मतलब उसके लिए लॉस की एंटिसिपेशन करते हुए उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट करना है। लेकिन जो इनकम है उसको इनकम नहीं मानना, जिसमें राइज हुआ है उसको हम वो अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व में लेके जाएंगे, जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था, राइट। सो नाउ वी विल मेक द एंट्रीज फॉर दिस। 31 मार्च को रेवेन्यू अकाउंट डेबिट, आपने अपने रेवेन्यू को डेबिट करना है और एक प्रोविज़न क्रिएट करना है, कितने का 20,000 का, क्योंकि कितनी कमी आई है कीमत में 2 रुपीज़ पर शेयर, और कितने शेयर्स थे 10,000, तो 20,000 का हमने प्रोविज़न बना दिया यहाँ पे। सो 2 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से 10,000 शेयर्स के लिए ये बन गया प्रोविज़न। एंड फॉर द सेकेंड पार्ट, इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट,
टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट। जो दूसरा जो इंक्रीज दिख रहा है आपको एक शेयर पे 4 रुपए का, और कितने शेयर्स हैं 8,000, तो हमें नजर आ रहा है कि हमें 32,000 की वैल्यू में राइज हो रहा है। उसको अभी हमने अपनी इनकम नहीं मानना, क्योंकि अभी हम उसे डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते अपने इन्वेस्टर्स में, क्योंकि वो रियलाइज नहीं हुआ है। इसलिए उसे कहाँ दिखाना है, टू अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट 32,000। ये हमने कर दी एंट्री ऑन द लास्ट डे ऑफ द ईयर। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन का एक दूसरा पार्ट है कि in this question itself, suppose that shares of both the companies were disposed of on 31st May 2010, realizing rupees 37 per share in case of X Limited and rupees 67 per share in case of Y Limited. Show the important accounting entries in the books of the fund in the accounting year in 2010-11। ठीक है, 2010 तो एंड हो गया, हमने देख लिया 31 मार्च को हमने दोनों के लिए क्या एंट्री करनी है। पहले के लिए प्रोविजन बना देना है डेप्रिसिएशन का, क्योंकि उसमें लॉस होने की संभावना नज़र आ रही है, और दूसरे में जिसमें इंक्रीज हो रहा है उसको ट्रांसफ़र कर देना है एप्रिसिएशन रिजर्व में। ठीक है, तो ये जो एप्रिसिएशन रिजर्व हम बनाते हैं अगले साल की शुरुआत में हम इस एंट्री को रिवर्स करते हैं। तो अप्रैल 1, 2010 ये नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग है। इसी एंट्री को जो आपने लास्ट ईयर में की थी उसको हम रिवर्स करते हैं, अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स, राइट। तो अभी जो आपने रिजर्व पिछले साल में बनाया था, इस साल में हो सकता है कि इसमें एप्रिसिएशन हो या ना हो, तो पहले हम इसको रिवर्स कर देते हैं, उसके इफेक्ट को खत्म कर देते हैं। अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स, इसको सिर्फ रिवर्स एंट्री किया है इस अप्रिसिएशन रिजर्व को खत्म करने के लिए, बिकॉज नेक्स्ट ईयर के एंड पे फिर हम देखेंगे कि अप्रिसिएशन हुई या नहीं, या हो सकता है उसके एंड से पहले हमने उसे बेच ही दिया तो उसका क्या रिजल्ट है। तो एंड ऑफ द ईयर पे फिर से दोबारा बनाया जाएगा ये अकाउंट अगर जरूरत पड़ी तो। सो अभी के लिए हम इसे रिवर्स कर देते हैं। फिर 31 मई को आप देखते हैं कि आपने इन दोनों शेयर्स को बेच दिया, तो जो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, क्योंकि आपको पैसा मिलेगा बेचकर शेयर्स को। एक्स लिमिटेड के शेयर्स को आपने लॉस पे बेचा है, सो वी हैव अ लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट 30,000 एंड द इन्वेस्टमेंट वाज 4 लाख। 4 लाख के शेयर हमने खरीदे थे, हमें पैसा कितना मिला 3,70,000, सो वी हैव अ लॉस ऑफ 30,000। ठीक है, सो दिस इज लॉस ऑन डिस्पोजल। अब ये जो लॉस हुआ है 30,000 का, इसके लिए पहले ही हमने अपनी इनकम को कम किया हुआ था 20,000 से, तो 20,000 का प्रोविजन तो हमने पहले ही बनाया हुआ था। तो हम कहेंगे कि अब एक्चुअली हमें और कितना लॉस दिखाना है, 10,000। 30,000 टोटल लॉस है, जिसका 20,000 का पहले ही आपने प्रोविजन बनाया हुआ है, तो उतना तो हमने पहले ही अपनी इनकम को कम किया हुआ है। तब और कितना कम करने की ज़रूरत है, सिर्फ 10,000। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या एंट्री करेंगे, ये जो प्रोविजन में हमने क्रेडिट किया था उसको यूज़ कर लेंगे। प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 20,000 ऑलरेडी है हमारे पास, और जो रेवेन्यू अकाउंट को अब कितने से डेबिट करना है, 10,000 से, क्योंकि 20,000 से तो पहले ही आपने डेबिट किया हुआ था इसी लॉस की संभावना को देखते हुए। तो वो 20,000 रहेगा और साथ में 10,000 और डेबिट हो जाएगा। तो अब आपका पूरा 30,000 का जो लॉस है, टू लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट 30,000। ठीक है, तो नया लॉस आपको जो रिकॉग्नाइज करना है वो सिर्फ 10,000 का है, क्योंकि 20,000 की एंट्री आपने पहले ही की हुई थी इसी लॉस की संभावना को देखते हुए, राइट। सो दिस इज हाउ वी विल सी कि लॉस हुआ है 30,000 का, लेकिन इस साल में हमें सिर्फ 10,000 से डेबिट करना है रेवेन्यू अकाउंट को, क्योंकि 20,000 से ऑलरेडी वो डेबिट हुआ है। नाउ द सेकेंड इन्वेस्टमेंट, जो वाई लिमिटेड के शेयर्स हैं उनको प्रॉफिट पे बेचा है। बैंक अकाउंट डेबिट 5,36,000 टू इन्वेस्टमेंट इन वाई लिमिटेड शेयर्स। 4,80,000 की इन्वेस्टमेंट थी और प्रॉफिट कितने का हो गया, 56,000 का, क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है 5,36,000। अब ये जो प्रॉफिट है, अब हम इसको अपनी इनकम मान सकते हैं, क्योंकि अब तो हमें मिल गया है प्रॉफिट, अब तो बेच दिया है, तो अब प्रॉफिट हम मान सकते हैं उसे, और उसको हम रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर सकते हैं। सो नाउ दैट इज द लास्ट एंट्री, प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रेवेन्यू अकाउंट। इसको हम अपने रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बिकॉज दिस इज अ प्रॉफिट, राइट। सो दिस इज व्हाट वी हैव टू
डू इन केस ऑफ इन्वेस्टमेंट्स विच आर मेड बाय अ म्यूचुअल फंड। ठीक है, तो पहली बात तो इन्वेस्टमेंट्स मार्केट वैल्यू पे आप दिखाते हैं। सेकेंडली उनकी एप्रिसिएशन और डेप्रिसिएशन जो उसमें होती रहती है उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं। डेप्रिसिएशन के लिए तो हम प्रोविजन बना लेते हैं पहले से, एप्रिसिएशन को हम एक अलग से रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं, दैट इज़ दिस अनरियलाइज्ड एप्रिसिएशन रिजर्व जो हमने यहाँ पे एंट्री देखी थी। और इसके नेक्स्ट ईयर की बिगनिंग में हम इस एंट्री को रिवर्स कर देते हैं। उस साल के एंड में फिर देखते हैं कि एप्रिसिएशन है या नहीं, अगर एप्रिसिएशन है तो फिर ये एंट्री कर देते हैं, नेक्स्ट ईयर के बिगनिंग में फिर उसको रिवर्स कर देते हैं। इस तरह से करते हैं इन केस ऑफ एप्रिसिएशन। और अगर डेप्रिसिएशन है और उस एसेट को फाइनली आपने लॉस में बेचा है तो जो ऑलरेडी हम उसको क्रिएट कर चुके होते हैं प्रोविजन का मतलब है कि पहले आपने प्रॉफिट को कम कर दिया है, तो हम फिर बचे हुए अमाउंट से कम करते हैं उसको, राइट। सो जितना हमें ज़रूरत होती है, जैसे इस एग्जाम्पल में हमने देखा कि 30,000 का फाइनली लॉस हुआ, 20,000 का पहले से ही हमने इनकम को कम किया हुआ था, प्रोविजन बनाया हुआ था, तो अभी बचे हुए अमाउंट से कम करने की ज़रूरत है, राइट। और अगर बराबर होगा उसके कि पहले ही आपने उतना प्रोविजन बनाया हुआ था तो अब पूरा प्रोविजन यूज़ हो जाएगा, अब कुछ भी आपको कम नहीं करना। और अगर लॉस आपको कम होता है, जो पहले आपने प्रोविजन ज़्यादा बना रखा था लॉस का और लॉस हुआ कम, तो प्रोविजन में पैसा बच जाएगा, उसको आप रेवेन्यू अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन, राइट। सो दिस इज द ट्रीटमेंट फॉर इन्वेस्टमेंट, अप्रिसिएशन एंड डेप्रिसिएशन इन केस ऑफ अ म्यूचुअल फंड।